बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज ए गेस्ट के तौर पर। और ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंशाल्लाह ये आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। अच्छा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि यही एमसीक्यूज इन्हीं एमसीक्यूज में से आएगा, लेकिन इस चीज की 100% श्योरिटी है कि एमसीक्यूज इसी से लिंक कर रहे होंगे, इन्हीं 64 से मिलते जुलते एमसीक्यूज होंगे। अगर आप ये सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, दूसरी मैं चीज आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को तब आप देखें कि जब आप एक दफा अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल कर चुके हो, यानी आपने सारी जितना आपने पढ़ना था 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 8 जितने जितने जिस बच्चे ने चैप्टर प्रिपेयर करने थे वो कर लिए हैं। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपकी बेसिकली उस बुक की रिवीजन हो जाएगी कि अभी तक आपने क्या समझा है। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप लाजमी तौर पर इसको अंडरस्टैंड कीजिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप सारी एक दफा बुक पढ़ लेंगे उसके बाद देखें। तीसरी चीज आपने ये चीज रखनी है माइंड में कि इस एमसीक्यूज में जब लिखा हुआ आएगा, मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा तो नीचे आपने इस वीडियो को रोककर खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है कि क्या आप इसका एमसीक्यू का राइट आंसर आपको पहले से पता है कि नहीं। अगर नहीं पता तो नीचे समझें और उसको देखें कि इसका राइट आंसर क्या है। मैंने यहाँ कॉन्सेप्चुअल वे में चीजों को समझाने की कोशिश की है कि ना सिर्फ आप एक चीजों को रटें बल्कि चीजों को समझें। तो ये 40-41 मिनट की वीडियो है अप्रॉक्सीमेटली। आई होप आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी तो एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ कर लें और बदे चले जाइए हमारे साथ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी हर एक पेपर से पहले इस तरह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर अपलोड करेंगे जिसको आप देखकर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। Dear students, here we have MCQ number 1, which is if the coefficient of linear expansion alpha of a solid is 9 multiplied 10 to power minus 7 per Kelvin, what is the value of the coefficient of volumetric expansion which is beta? यानी यहाँ लीनियर एक्सपेंशन हमें बताया गया है जो कि अल्फा है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। हमसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का पूछा जा रहा है। तो लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का रिलेशन क्या है, सबसे पहले वो देखें। तो ये जो रिलेशन है वो इक्वल होता है, बीटा इक्वल होता है 3 टाइम अल्फा के। ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है और अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है। अब यहां हमें बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने जस्ट अल्फा की वैल्यू जो इस एमसीक्यू में गिवन है वो आपने पुट करनी है, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7 आ जाएगा। अब ये एमसीक्यू कहीं गिवन नहीं है, यहां 2.7 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसका 27 का डेसिमल पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कहां है तो वो कहां है। अगर किसी नंबर का डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो बिल्कुल एंड पर लिखा जाता है। तो ये डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। यानी 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 आ जाएगा और साथ में 10 टू पावर माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 7 और यहां जो 10 टू पावर 1 थी, इन दोनों को आप ऐड करें तो 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 पर केल्विन, ये हमारे पास इसका राइट आंसर आता है जो कि ऑप्शन ए है। इन ऑप्शंस को आपने, ऐसा नहीं है कि आप खुद से बिना सॉल्व किए इसको लगा सकेंगे, तो बिना सॉल्व किए आप नहीं लगा सकेंगे। इसको आपने सॉल्व करने के बाद भले जितना मर्जी जैसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने सॉल्व करना है, देन आपने ऑप्शन की तरफ जाना है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है जो कि है कि द सम एंड द डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड आर इन द रेशियो 2:1। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि अगर आप रियल और अपैरेंट एक्सपेंशन जो है इसका सम करें और इसका डिफरेंस लें और इनकी अगर रेशियो ले लें तो वो 2:1 होती है। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड अपैरेंट एक्सपेंशन मस्ट बी। अब कोएफिशिएंट ऑफ रियल और अपैरेंट एक्सपेंशन की जो रेशियो होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए यहां हमें जैसे क्वेश्चन में है कि सम एंड डिफरेंस है, तो ऊपर हमने ये जो अल्फा है ये एक्सपेंशन को शो कर रहा है और सबस्क्रिप्ट में जो आर है इसका मतलब है रियल। तो यहां रियल है और यहां क्या है, अपैरेंट है। सबस्क्रिप्ट में हमने ए लिखा हुआ है। ये रियल एक्सपेंशन है और ये कोएफिशिएंट ऑफ आपका जो दूसरा है अपैरेंट एक्सपेंशन है। रियल और अपैरेंट एक्सपेंशन का हमने ऊपर सम लिया है और नीचे हमने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है, क्योंकि सम एंड डिफरेंस कह रहा है। ऊपर हमने सम लिया, नीचे डिफरेंस लिया, तो ये इक्वल किसके होगा, 2:1 के। अगर यहां 3:1 होता तो यहां 3:1 लिख देते। तो ये हमने एज पर क्वेश्चन हमने यहां से लिखा है। देखकर ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि यहां लिखा है सम एंड डिफरेंस ऑफ द, तो ऊपर सम और डिफरेंस। अगर डिफरेंस एंड सम कहते तो ये नीचे वाला डिफरेंस ऊपर चला जाता, सम नीचे आ जाता।
अब जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है इसकी, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने जो अल्फा है, रियल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन है, इनको अलग अलग करना है। अब आपके पास ये अपेरेंट एक्सपेंशन है, अल्फा ए लिखा है, यहाँ 2a लिखा है, ये जो -2a था वो इस तरफ आ गया, और जो रियल वाला है वो इस तरफ चले गए, रियल वाले एक तरफ, अपेरेंट वाले एक तरफ, इन दोनों को ऐड कर दें तो 3 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ अल्फा आर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहां हमसे पूछ रहा है रियल एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन, तो रियल ऊपर रखना है, अपेरेंट नीचे रखना है, तो ये ए जो है ना यहाँ इसके साथ यानी अल्फा ए है, इसको इधर जाकर रियल के नीचे डिवाइड कर दें तो ये चीज बन जाएगी, यहाँ 3 के नीचे आ जाएगा 1, तो 3:1 हो जाएगा। तो जो राइट आंसर हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, 3:1। नेक्स्ट मूव करते हैं। Next we have MCQ number 3, which is a shiny silver surface is a good reflector. Which of the following is worst absorber and emitter? अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जितना कोई अच्छा रिफ्लेक्टर होगा उतना ही बुरा वो एब्जॉर्बर या इमिटर होगा। ये बात बिल्कुल आपने याद रखनी है। तो देखें, शाइनी सिल्वर सरफेस गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये बैड या फिर वर्स्ट एब्जॉर्बर या फिर इमिटर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या है, बी है। नेक्स्ट देखें, कुकिंग इन किचन पैन यूजिंग डैश मेथड टू कुक फूड। अच्छा, ये जो एमसीक्यू है ये मैंने चैनल के ऊपर भी क्विज के नाम से अपलोड किया था, एक क्विज जिसमें मैंने देखा है कि मोर देन 50% बच्चों के रॉन्ग आंसर हैं। उसको समझते नहीं है कि जो हम अगर कुकिंग पैन के अंदर फूड कुक कर रहे हैं तो इसमें जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ये तीनों मेथड है। कंडक्शन भी है क्योंकि कुकिंग पैन डायरेक्टली हीट के साथ कांटेक्ट है और फूड के साथ कांटेक्ट है, तो इसका मतलब यह है कि वहां जो हीट कन्वर्ट होगी पैन से फूड में वो थ्रू कंडक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि सॉलिड बॉडीज हैं दोनों। कन्वेक्शन होगी क्योंकि अंदर पानी आपने डाला हुआ है तो पानी सर्कुलेट करेगा, मूव करेगा, तो वहां कन्वेक्शन होगी। और रेडिएशन भी होगी क्योंकि इंफ्रारेड रेज जो है वो हीट से उस पैन में जा रही होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि फूड जो कुक होता है इसमें तीनों मेथड यूज होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। Next we have MCQ number 5, which is a girl warms her hair by holding them near a fire. Which method of heat transfer is mainly responsible for the heat reaching her hands? एक गर्ल है जो कि फायर के नजदीक खड़ी है और अपने हाथ को गर्म कर रही है। अब कौन सा मेथड होगा कि जिस मेथड के अकॉर्डिंग हीट उस तक पहुंच रही है? तो आप देखिए, अगर आप कन्वेक्शन कहते हैं तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब फायर के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जब वो हॉट होंगे तो वो उस गर्ल की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि गर्ल साइड पर खड़ी है, वो ऊपर की तरफ उठेंगे क्योंकि हॉट एयर अबव उठती है, ऊपर उठती है। और अगर आप कहें कि रेडिएशन और कंडक्शन है तो ये रेडिएशन हो सकता है लेकिन कंडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है थ्रू सॉलिड। कोई किसी मेटल के थ्रू हीट उस तक नहीं पहुंच रही, बीच में एयर है, तो यहां जस्ट जो हीट पहुंचेगी वो थ्रू रेडिएशन पहुंचेगी। अच्छा, यहां मैं ये बात बताता चलूं कि ये जो एमसीक्यू है ये एमसीक्यू आपके मॉडल पेपर में है जो कि फेडरल बोर्ड ने अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट देखें कि बायमेटेलिक स्ट्रिप बेंड ऑन हीटिंग बिकॉज ऑफ। अब बायमेटेलिक स्ट्रिप आपने देखी है, इस तरह की स्ट्रिप होती है जिसमें दो मेटल्स होते हैं। बायमेटल का मतलब ही दो मेटल्स हैं, दो डिफरेंट मेटल्स हैं, एक ब्रास या फिर कॉपर होता है। तो अब इन दोनों की जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ देयर मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट है। दोनों हीट के मिलने पर एक जैसा एक्सपेंड नहीं होते, डिफरेंट एक्सपेंड होते हैं। तो एक एक्सपेंड हो रहा होता है और एक एक्सपेंड नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो बायमेटल स्ट्रिप है वो बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये क्यों बेंडिंग होती है? तो इसमें बोथ मेटल एक्सपेंड इक्वली, तो इक्वली एक्सपेंड नहीं होते, वन मेटल एक्सपेंड मोर देन द अदर। तो ये बात है कि एक मेटल दूसरे से ज्यादा एक्सपेंड होता है, इस वजह से जो है ये बेंड हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ number 7 is the formation of frost ice crystal on a cold surfaces during winter is an example of। अब बेसिकली वाटर वेपर्स होते हैं कि जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं, वो डायरेक्टली विंटर में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो अगर वेपर से यानी गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम डिपोजिशंस कहते हैं, और जो कि इनवर्स है सब्लिमेशन का। और सब्लिमेशन में क्या होता है, बेसिकली सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कोई चीज चली जाती है विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, विच इज डेपोजिशन। नेक्स्ट देखें कि 8 हमारे पास एमसीक्यू है, विच इज द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। अल्फा की जो यूनिट है वो क्या है,
पर केल्विन, यानी इसकी जो राइट आंसर है वो है पर केल्विन। नेक्स्ट देखिए, next we have MCQ number 9 which is a substance has a high specific heat, this mean it, यानी एक सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हाई है, तो क्या उसका ये ऑप्शन हो सकता है कि हीट्स अप क्विकली, वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हाई हो वो जल्दी गर्म नहीं होता। बी ऑप्शन है कि कूल्स डाउन क्विकली, जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं है, अगर वो देर से गर्म हो रहा है तो देर से ही ठंडा होगा। तो सी ऑप्शन की तरफ मूव करें, बोथ हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली, तो ये राइट आंसर है कि वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा भी होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है कि ब्रीज कंटिन्यूअसली ब्लोज ऑन द कोस्टल एरियाज ड्यू टू, अब ये जो कोस्टल एरियाज में जो हवाएं चलती हैं कंटिन्यूअसली, वो क्यों चलती हैं? रेडिएशन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन या फिर तमाम की वजह से, तो राइट आंसर है कन्वेक्शन की वजह से वहां ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लाउडनेस ऑफ द साउंड, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड के साथ क्या चीज रिलेट करती है? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड? तो राइट आंसर है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली रिलेट करता है, अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, इसका मतलब है आवाज ज्यादा ऊंची होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम मूव करें, फॉर हियर इको अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल मस्ट बी, यानी एक सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और एक ऑब्स्टेकल है जहां रुकावट है, जहां से साउंड टकरा कर वापस आएगा, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो इनके दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इट शुड बी 17.2 मीटर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अगर वो पूछते हैं कि साउंड जाएगा और वापस आएगा, वो 34.4 बन जाएगा, तो राइट आंसर है जी इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 13 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेव लेंथ चेंजेस, इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें वेव लेंथ चेंज होती है? तो ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में वेव लेंथ चेंज नहीं होती, जस्ट डायरेक्शन चेंज होती है कि वेव एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो बाउंस बैक हो जाते हैं पहले मीडियम में, इससे ना तो वेव लेंथ चेंज होती है ना स्पीड चेंज होती है, जस्ट डायरेक्शन चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम डायफ्रैक्शन की तरफ मूव करें तो डायफ्रैक्शन में भी ऐसा नहीं होता कि वेवलेंथ चेंज नहीं होती, क्योंकि मीडियम भी सेम होता है आपका, स्पीड भी सेम होती है, वेवलेंथ भी सेम होती है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाती है डायफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है और इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो ही रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि रिफ्रैक्शन के अंदर ऐसा होता है कि वेवलेंथ जो है वेव की चेंज हो जाती है। नेक्स्ट मूव करें, द डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ऑन द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड, एयर में स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन है? तो एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है इसका टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर हाई होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होती चली जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, next we have MCQ number 15 which is when a water waves moves from shallow water to deep water its wavelength, अगर shallow water से deep water में waves travel करके जा रही हैं तो फिर इसकी wavelength के साथ क्या होगा? ये देखें, ये deep water है, ये आगे shallow water है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि shallow से deep, ये उल्टा है, deep से shallow है, चले shallow से deep में जाएगी तो आप देख सकते हैं कि ये wavelength है, यानी ये एक क्रस्ट है, ये भी एक क्रस्ट है, ये जो लाइन है ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां देखें, एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, इसका मतलब है वेवलेंथ कम है, लेकिन यहां जो है वो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है वेवलेंथ ज्यादा है, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। लेकिन एक और चीज भी साथ साथ देख ले कि जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, लेमडा और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसवर्स वेव्स, इनमें से कौन सी ऐसी वेव्स है जो ट्रांसवर्स वेव्स है? साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है, वेव्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं, वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो फ्रीक्वेंसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, यानी स्पीड चेंज होगी, एक दूसरे पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड भी, लेकिन
फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। तो राइट आंसर क्या है? डी है। If a body complete 4 oscillation in 2 seconds, then the frequency will be। अब 4 oscillation है, नंबर ऑफ oscillation कितने टाइम में हो रही है? 2 सेकंड्स में हो रही है। तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी? 2 हर्ट्ज आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। पिच किस पर डिपेंड करती है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेशन होती है। अब नेक्स्ट देखें कि 20 हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू मीन। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? लेस बेंडिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। मोर बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव्स। रिफ्रैक्टिव वेव्स ज्यादा बेंड होंगी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होती चली जाएगी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। Next we have MCQ number 21, which is when a light moves from denser to a rare medium, refractive angle will dash than the incidence angle। इसको हम पहले समझ लेते हैं और फिर इसके MCQ को आंसर करते हैं। देखें, ये आपके पास एक लाइट रे आ रही है और ये जो लाइट रे है यहाँ रेयर मीडियम है, यानी एयर है। तो एयर को हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। अच्छा, आगे ग्लास एक है, ग्लास स्लैब है, और ये जो ग्लास स्लैब है इसके अंदर जब एयर मूव करेगी तो ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर में जब आएगी तो आप देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये टूवर्ड नॉर्मल बेंड कर रही है, नॉर्मल के साथ बेंड कर रही है। जब नॉर्मल के साथ बेंड करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसने ये वाले सिनेरियो नहीं पूछा। अब यहाँ ये पूछा है कि डेंसर से रेयर में जाएगी। तो ये यहाँ से देखें एक और सिनेरियो कि ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से लाइट रे आ रही है और ये फिर रेयर मीडियम में आगे निकल कर जा रही है। तो डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, नॉर्मल से परे हटेगी, जिसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये ज्यादा हो जाएगा इस इंसिडेंस एंगल से। ठीक है, तो यहां हमने ये लिखना है कि रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी हायर देन दैट इंसिडेंस एंगल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, लेंसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। लेंसेज किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पर तो मिरर काम करते हैं, लेंसेज काम नहीं करते। दूसरा रिफ्रैक्शन, तो बिल्कुल जी रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि जब लाइट रे जाती है इसके अंदर लेंसेज से तो वो बेंड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 है कि अंडर व्हाट कंडीशन कन्वेक्स लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। अब कन्वेक्स लेंस कब वर्चुअल इमेज बनाता है? सिर्फ एक ही ऐसा केस है जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, वैसे कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज कब बनाता है? कि जब एफ और ओ यानी फर्स्ट फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जब आपका ऑब्जेक्ट हो तब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये आपने याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रियल इमेज। रियल इमेज के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? इज ऑलवेज इरेक्ट। क्या रियल इमेज सीधा होता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 25 है जो कि है कि विच वेवलेंथ ऑफ द व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट मोर। कौन सी वेवलेंथ है व्हाइट लाइट की जो कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करती है? तो देखें, यहां देखें ये व्हाइट लाइट है, जब हम इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यहाँ डिस्पर्जन होती है, यानी ये स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट 7 कलर्स में। तो डिफरेंट कलर्स अपेयर हो जाते हैं, रेड, येलो, इस तरह वायलेट, ब्लू, इंडिगो। तो देखें कि सबसे ज्यादा जो कलर बेंड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में आ रही है? वो हमारे पास आ रही है वायलेट लाइट में आ रही है। अच्छा, इसमें रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा जिसमें बेंडिंग आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी वेव लेंथ सबसे कम है। जिसकी वेव लेंथ सबसे छोटी होगी वो सबसे ज्यादा बेंड होगी और जिसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम बेंड होगी। तो रेड लाइट की जो वेव लेंथ होती है ये सबसे लॉन्गर है इसकी वेव लेंथ, तो इस वजह से ये कम बेंड हो रही है, और वायलेट लाइट जो है इसकी वेव लेंथ सबसे कम है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा बेंड हो रही है। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं, रेनबो इज फॉर्म्ड इन लाइट। रेनबो जो बनती है लाइट में वो क्यों बनती है? रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से बनती है। ये भी आपने देखा कि स्प्लिट हो जाती है व्हाइट लाइट, जो सन लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर, डिफरेंट 7 कलर जो हमें रेनबो की फॉर्म में नजर आती है। तो इसमें मेन रीजन क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो फॉर्म होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 27 है, इन रिफ्रैक्शन विच ऑफ द पैरामीटर डज नॉट चेंज। रिफ्रैक्शन में कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता? वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, या फिर सारे के सारे? तो याद रहे कि वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, जस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो राइट आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी का। आप इसको यहां देख भी सकते हैं, देखें
कि ये इंसिडेंट रे है, ये जा रही है रेयर मीडियम से, जब ये डेंसर मीडियम में मूव करेगी तो आप देखें कि वेवलेंथ यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो गई है। वेवलेंथ कम होगी तो क्रॉसपोंडिंग स्पीड भी कम हो जाएगी। यहाँ लिखा भी है कि द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ, बट फ्रिक्वेंसी और जो कलर है वो चेंज नहीं होता। ये दो चीजें हैं कि लाइट का कलर भी चेंज नहीं होगा और लाइट की फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, जस्ट स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी। तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करें, द शॉर्ट साइडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंसेज। तो शॉर्ट साइडनेस को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग जो लेंस है वो क्या है, कनकेव लेंस की मदद से हम शॉर्ट साइडनेस जो कि आंखों की बीमारी है इसको हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर ड्यू टू। डिस्पर्शन किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन से ऑफ डिफरेंट कलर की रिफ्लेक्शन से? तो ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कलर, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है कि डिफरेंट कलर जो है वो रिफ्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से डिस्पर्शन शो होती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखें, सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इन द मेटल स्फीयर अकर। अब एक मेटल स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्जेस की सेपरेशन होती है, व्हेन चार्ज बॉडी ब्रिंग क्लोजर टू इट। तो एक चार्ज बॉडी जब आप उसके मेटल्स के करीब लेकर जाते हैं तो मेटल स्फीयर के ऊपर जो चार्ज पड़ा है वो सेपरेट हो जाता है, उसमें सेपरेशन हो जाती है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। चार्जेस की अगर सेपरेशन हो जाए, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, जब एक चार्ज बॉडी नजदीक लाएंगे मेटल स्फीयर के। तो राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 31 विच इज कोरोना डिस्चार्ज इज मोस्ट likely to occur at which of the following location on a conductor। कंडक्टर की कौन सी लोकेशन पे कोरोना डिस्चार्ज होता है? फ्लैट सरफेसेस पे? तो ऐसा नहीं है। स्मूथ स्फीयर में? तो ऐसा भी नहीं है। शार्प पॉइंट्स के ऊपर कोरोना डिस्चार्ज देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 32, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द चार्ज रिमेन इन द स्पॉट वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस। यानी जहां आप चार्ज को रखें वहीं का वहीं रहे, मूव ना करे। तो ये कहां होता है? कंडक्टर्स के ऊपर होता है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेटल्स भी कंडक्टर्स होते हैं, यहां नहीं होता। इंसुलेटर के ऊपर ऐसा होता है कि चार्ज मूव नहीं करता, तो जहां आप इसको छोड़ेंगे वहीं का वहीं रहेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 33 है, विच इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या पर्पस है? टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करना, चार्ज की प्रेजेंस का बताना, बिल्कुल ये काम करती है इलेक्ट्रोस्कोप। टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चार्ज, ये भी कर सकती है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी हमें बताती है। ये देखें मेन तीन काम है इसके। ये आप कंबाइनली भी लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो आप या राइट डाउन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या फंक्शन है? तो ये तीनों फंक्शन है। इसके साथ जो ऑप्शन इसका राइट है वो ये तीनों क्योंकि फंक्शन परफॉर्म करती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टू पैरेलल ऑपोजिट चार्ज प्लेट। अब ये भी क्वेश्चन जो है मैंने किया था चैनल के ऊपर क्विज की फॉर्म में, तो वहां भी बच्चों ने मोर देन 50% या अप्रोक्सीमेटली 50% जो है बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है। यानी दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान कितनी होगी? तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेग्लिजिबल होती है, आप जीरो भी कह सकते हैं, या जीरो ही कह दें। लेकिन इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 35 है, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीज, जो जो टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो बिल्कुल यही राइट आंसर है कि जब आप उनकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंसुलेटर का तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाती है। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए, वो डिपेंड करता है ओमिक है या नॉन ओमिक है। लेकिन यहां जो है वो ऐसा नहीं है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां फिर क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट है? तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओहमिक मीटर। ओहम किसकी यूनिट है? ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस की। ओहम मीटर किसकी यूनिट है? रेजिस्टिविटी की। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 37 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज अ नेगेटिव फॉर।
नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव किसके लिए होती है? कंडक्टर के लिए होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए होती है, बोथ कंडक्टर सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दिस। तो याद रहे कि ये होती है सेमीकंडक्टर्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव होती है, कंडक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें कि अ स्टूडेंट रब अ प्लास्टिक रॉड विद द क्लॉथ, द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट हैपन टू द रॉड। अब एक रॉड है और एक स्टूडेंट जो है वो इस रॉड को इस क्लॉथ के साथ चार्ज कर रहा है, तो ये जो रॉड है वो पॉजिटिव हो गया, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये जो रॉड है वो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन, क्या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए? नहीं, पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना इसमें, तो इलेक्ट्रॉन, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इट हैज गेन प्रोटॉन, प्रोटॉन कोई गेन नहीं करता, कोई लॉस नहीं करता, प्रोटॉन जस्ट इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है। ठीक है, प्रोटॉन मूव नहीं होते। तो आप ये ऑप्शन कहेंगे इसमें कि इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो ये पॉजिटिव हो गई, और जो रॉड पॉजिटिव हो गया और ये जो क्लॉथ था वो नेगेटिव हो गया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रियोस्टेट इज यूज्ड टू रेगुलेट। रियोस्टेट किस काम आता है? तो रियोस्टेट रेगुलेट करता है करंट को, और पोटेंशियोमीटर जो इसके साथ पोटेंशियल डिवाइडर एक और डिवाइस है, ये किस लिए काम आती है? तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करती है। दोनों का आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ वी इंस्टॉल 3 बल्ब इन विच कॉम्बिनेशन देन द बल्ब ग्लो मोर। यानी 3 बल्ब आपने इंस्टॉल किए हैं, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में या पैरेलल में? ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एंड टू एंड कनेक्शन है तो इसको हम सीरीज कहते हैं, और ये जो है वो हर एक बल्ब या हर एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल है और ऊपर वाली सीरीज है। तो किस कॉम्बिनेशन में आप बल्ब लगाएंगे तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में या सीरीज में? क्वेश्चन ये है। तो देखें कि अगर हम इसको सीरीज में लगाते हैं बल्ब को, तो सीरीज में ये होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होती है, यहां कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहां कुछ, यहां कुछ, तो तीनों बल्ब के पास जो वोल्टेज मिलेगी वो जो बैटरी की वोल्टेज होगी वो नहीं मिलेगी, बल्कि वोल्टेज ड्रॉप करके मिलेगी। तो कम वोल्टेज होगी तो ये ज्यादा ग्लो नहीं करेंगे। लेकिन ये ऐसा है कि डायरेक्टली, यानी वोल्टेज क्या है? बेसिकली पुशिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन्स को जो धक्का दे रही है। तो ये जो बल्ब है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो हर एक बल्ब को इतनी ही वोल्टेज मिलेगी जितनी इस बैटरी की वोल्टेज है, तो ज्यादा वोल्टेज मिलने से ये ज्यादा ग्लो करेंगे। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम इन विच कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है यहां, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद करना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन 4 सेल्स ईच विद ईएमएफ 0.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द नेट ईएमएफ कितनी होगी? अब इसके लिए इस एग्जांपल को देखें कि ये हमारे पास ईएमएफ सोर्सेज हैं, यानी बैटरीज हैं, और ये कनेक्टेड हैं सीरीज में, और 1.5 के ये भी 1.5 के ये भी 1. तो नेट वोल्टेज कितनी आ गई? सबको ऐड कर लें तो नेट वोल्टेज 6 हो जाएगा। अब यहाँ 0.5 की है, 0.5 0.5 0.5 0.5 4 टाइम आप ऐड कर दें तो कितना बनेगा? 2.0 वोल्ट ईएमएफ बन जाएगी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी 43 एमसीक्यूज विच इज किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? पावर की, पोटेंशियल डिफरेंस की, रेजिस्टेंस की, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? तो याद रहे किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। अगर सिर्फ किलोवाट होता तो वो फिर पावर की हो जाती। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच वेव हैव स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अब इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जिसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है? तो इसके लिए मैं आपको ये फिगर दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। देखें, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की, आपने याद कर लें। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव की। और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखें कि वेवलेंथ सबसे हाई किसकी होती है? रेडियो वेव्स की, और सबसे कम किसकी होती है? गामा रेज की। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है गामा रेज की। गामा रेज की वेवलेंथ तो कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, यानी ये चीज बन जाएगी। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, गामा की फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। तो राइट आंसर क्या है? गामा रेज, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 45 है, विच इज नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज होती है, और नी वोल्टेज का दूसरा नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी आसान लफ्जों में कि जब
पोटेंशियल बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए हमें कितनी वोल्टेज चाहिए? तो सिलिकॉन के लिए हमें जो वोल्टेज चाहिए वो 0.7 वोल्ट चाहिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गिवन सिंबल रिप्रेजेंट, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो या तो ये सिंबल नैंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या नॉर को, क्योंकि यहाँ आगे जो है वो एक छोटा सर्कल लगा है। अगर ये सर्कल ना लगता तो फिर एंड और को करता। तो अब राइट आंसर इसका क्या है? नॉर का ये सिंबल है। ये सिंबल आप देख लें सारे के सारे कि नैंड का क्या होता है, नॉर का क्या होता है, एंड का क्या होता है और का क्या होता है, क्योंकि एक आधा एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एमसीक्यू नंबर 47 विच इज द रीजन विच हैव नो फ्री चार्ज कैरियर। कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते? पी रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, एन रीजन में या नन ऑफ दीज में? तो फ्री चार्ज कैरियर पी रीजन में होते हैं, एन रीजन में भी होते हैं, डिप्लीशन रीजन में फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। नेक्स्ट देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश इन डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है वो क्यों होती है? चार्ज कैरियर की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, होल की वजह से या फिर आइंस की वजह से? तो राइट आंसर क्या है इसमें? तो जो राइट आंसर है वो है आइंस की वजह से बेसिकली डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है। यहां फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते लेकिन आइंस जरूर होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 49 है, व्हाट हैपेंस टू एन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस। अब ये वो एमसीक्यू है जो आपके मॉडल पेपर में भी है, जो कि फेडरल बोर्ड ने अपलोड किया है कि कौन सा क्या होगा ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड के साथ जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा? तो डेफिनेटली इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है जो कि इन एरो से दिखाई गई है। और ये कंडक्टर है, ये जो आपको एक रॉड नजर आ रहा है इसमें करंट मूव करके जा रहा है, ये आई लिखा भी है, ये करंट मूव करके जा रहा है। तो रॉड और यानी करंट की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब ये 90 डिग्री पर होंगे एक दूसरे से, तब इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगी। अगर ये रॉड ऐसे ही हो जाए जिस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी। जितना ये अप्रोच करेगा 90 डिग्री को, इतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है विच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 51 विच इज व्हेन करंट फ्लो टू पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन देन द वायर्स डैश ऑन ईच अदर। दो पैरेलल वायर्स हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ये दो पैरेलल वायर्स हैं, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, साथ साथ आएंगी। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जैसे भी एमसीक्यूज आए आप कर लेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगी? अट्रैक्शन शो करेंगी। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है कि थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 4 फिंगर होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, और जो ये मिडिल फिंगर है ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का बताती है। तो 4 फिंगर किसका बताती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बताती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 53 है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड इज। अब सोलेनाइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? तो सोलेनाइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड उसकी मैक्सिमम होती है। ये आपने याद रखनी है बात, ये आपकी बुक में लिखी गई है। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे के सारे आपकी बुक से ही लिए गए हैं और उसी से ही बनाए गए हैं, डिफरेंट उनकी वैल्यूज को एसएलओ समझकर और बनाए गए हैं सारे के सारे एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? तो आइडियल स्टेप अप ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें यह समझा जाता है कि पावर लॉस नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जितनी हम पावर सेंड कर रहे हैं आगे ही उतनी ही पावर जाएगी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? पावर, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 55 है जो कि है कि लेंज़ेस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। लेंज़ेस लॉ किसकी मैनिफेस्टेशन है? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास की, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 56, वो ये है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 3:2। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3:2 है। व्हाट इज द वोल्टेज इन द सेकेंडरी? यानी सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड आउट करनी है। अगर प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट है तो इसको फाइंड करते हैं। पहले इसको यहां देखें कि क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है
इसका क्या मतलब है कि प्राइमरी रेशियो, ये प्राइमरी टर्न्स जो हैं वो कम होंगे और सेकेंडरी टर्न जो है वो ज्यादा होंगे। तो चूंकि स्टेप अप है तो इसमें आपने सेकेंडरी टर्न किसको लेते हैं, 3 को जो है वो सेकेंडरी टर्न लेना है। अगर यहां स्टेप डाउन होता तो फिर 3 किसको लेते, फिर 3 जो था वो प्राइमरी टर्न्स को लेते। ये आपने खुद देखना है कि जब ये स्टेप अप है तो स्टेप अप एक का आप समझ लें, दूसरे का खुद ब खुद समझ आ जाएगा स्टेप डाउन का। जब ये स्टेप अप है, आगे लिखा हुआ है 3:2, तो 3 टर्न किसके लेने हैं, 3 टर्न हमने लेने हैं, नंबर ऑफ जो 3 टर्न्स की रेशियो है वो किसकी लेनी है, वो सेकेंडरी की लेनी है, क्योंकि स्टेप अप है, स्टेप अप में सेकेंडरी टर्न ज्यादा होते हैं। यहां लिखा भी है कि NS इज ग्रेटर देन NP, तो सो 3 बिलोंग्स टू सेकेंडरी। 3 किसको बिलोंग करेगा, सेकेंडरी को बिलोंग करेगा, क्योंकि स्टेप अप है। लेकिन अगर स्टेप डाउन होता तो ये 3 किसको बिलोंग करता, प्राइमरी को करता, ये उल्टा हो जाता। अच्छा जी, फार्मूले की तरफ आए तो VP ओवर VS इज इक्वल टू NP ओवर NS है। तो यहाँ VP कितना है 30, वो हमने पुट कर दिया VS की जगह वैसे ही। अब NP सेकेंडरी जो प्राइमरी टर्न है वो कितने हैं, 2 है, और सेकेंडरी टर्न जो है वो कितने हैं, 3, तो 2/3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ इसका रेसिप्रोकल ले लें या इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस में, VS 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2VS हो जाएगा, 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड कर दें तो राइट आंसर क्या बनता है, 45 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके चैप्टर में है, इस यूनिट 19 के एमसीक्यू के अंदर ये एमसीक्यूज लिया गया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 57 है, वो ये है कि एटम और न्यूक्लियर दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक ऐसा एटम या न्यूक्लियस जिसके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, या किससे भी नहीं कहते। तो देखिए ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं और आइसोटोन किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन मैस नंबर जस्ट डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है। मैस नंबर क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, सेम एलिमेंट है। यहां देखें कि डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये और एलिमेंट है, ये और एलिमेंट है, लेकिन दोनों के मैस नंबर सेम हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। ठीक है, मैस नंबर अगर सेम हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के मैस नंबर सेम हो तो फिर आइसोबार बोलेंगे। अब यहां देखें कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहां कार्बन है, यहां नाइट्रोजन है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं डिफरेंट है, डेफिनेटली इनके मैस नंबर जो है वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मैस नंबर भी डिफरेंट है, और एलिमेंट भी जो है वो भी डिफरेंट है। तो अब न्यूट्रॉन का पूछ रहे हैं, तो इसमें जो मैस नंबर है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो है वो सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है इसमें, सेम है। यहां देखें कि न्यूट्रॉन इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड, बीटा रेज किधर डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता हो कि बीटा रेज के ऊपर चार्ज क्या होता है। तो बीटा रेज के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है बीटा, तो बीटा डिफ्लेक्ट होंगे टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, देखें बीटा ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं, अल्फा कम डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, लेकिन इनकी डिफ्लेक्शन कम है, बीटा की डिफ्लेक्शन ज्यादा है। अल्फा की डिफ्लेक्शन इस वजह से कम है क्योंकि अल्फा ज्यादा मैसिव बॉडी है, ज्यादा मैसिव बॉडी है ना, इसको मोड़ना मुश्किल है, जैसे एक ट्रक है तो उसको मोड़ना मुश्किल, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ज्यादा मैसिव बॉडी है, ज्यादा मैस है तो इसको मोड़ना मुश्किल है। तो बीटा लेस मैसिव है, इस वजह से इसको बेंड करना, ये बेंड ज्यादा हो जाती है, ये आपने याद रखनी है बात। तो एनीवे यहां जो ऑप्शन था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बीटा रेज किधर डिफ्लेक्ट होंगी, तो टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 59 विच इज व्हेन द रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज टू लो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो अगर बहुत ज्यादा कम हो तो कौन से पार्टिकल्स इमिट होते हैं, अल्फा, गामा, बीटा, या फिर कोई पार्टिकल इमिट नहीं होता। तो याद रहे, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो बहुत कम होती है तो अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन होती है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो तो फिर क्या, कौन से पार्टिकल्स इमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 60 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेज की, और पेनिट्रेटिंग पावर तो इनकी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी सबसे कम होती है, सबसे कम आयोनाइज करती हैं लेकिन पेनिट्रेट सबसे ज्यादा होती है। तो राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि इन विच डिके देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर, कौन सा ऐसा डिके है जिसमें एटॉमिक नंबर या मास नंबर में
चेंज नहीं होता। अल्फा डिके में तो चेंज होता है डेफिनेटली, ठीक है। बीटा डिके में भी यही चेंज होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। बीटा डिके में डेफिनेटली एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन गामा डिके ऐसा है जिसमें ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है, जस्ट रेज इमिट होती हैं। तो ये राइट आंसर क्या है इसका? बीटा डिके। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज, कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है? तो 5730 ईयर इसकी हाफ लाइफ है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आइसोटोप्स है कार्बन का, कार्बन 14। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बीटा डिके द न्यूक्लियन नंबर। अब बीटा डिके में न्यूक्लियन नंबर के साथ क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज बाय 4 डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। डज नॉट चेंज, डिक्रीज बाय 1 और इंक्रीज बाय 1। याद रहे कि न्यूक्लियन नंबर हम किसे कहते हैं? न्यूक्लियन नंबर बेसिकली कंबाइनली हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, यानी जो मैथ नंबर होता है ना, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। तो याद रहे कि जब हमारे पास इसमें जो मैथ नंबर होता है वो चेंज नहीं होता, मैस नंबर चेंज नहीं होता है, जस्ट एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो इससे ये होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं होता। न्यूक्लियन नंबर उतने का उतना रहता है। मैं क्या कह रहा हूं कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, जिससे प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसमें आपने राइट आंसर क्या कहना है? बीटा डिके में न्यूक्लियन नंबर यानी मैस नंबर वही का वही रहता है, जस्ट एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इन विच रिएक्शन मास डिफेक्ट इज लार्जर। किस रिएक्शन में मास डिफेक्ट जो है वो लार्जर होता है? फिशन में, फ्यूजन में, या दोनों में इक्वल होता है, या किसी में नहीं होता? तो देखिए कि लार्जर मास डिफेक्ट किस में आता है? वो आता है फ्यूजन रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें मास डिफेक्ट लार्जर आता है। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वैसे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा कमेंट आने वाले हैं, तो मैं सबको एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कोई लगा क्वेश्चन तो मैं आपके क्वेश्चन को लाजमी हाईलाइट करूंगा। और लास्ट चीज ये है कि ये आखिरी वीडियो, इसके बाद आप चले जाएंगे एग्जाम में। तो मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, वो बच्चे जो शुरू से हमारे साथ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ और सबके लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी यहाँ विजिट किया, इन एमसीक्यूज को समझा, तो सबके लिए दुआएं हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और सबसे बढ़कर पैनिक नहीं करना, अटेम्पटेशन बहुत अच्छी रखनी है। और ये कोई फाइनल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो है वो लाइफ एंड हो जाएगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने जितनी मेहनत की है इंशाल्लाह आप लोगों को उतना ही सिला मिलेगा, और अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, और बिल्कुल खुशगवार मूड में जाना है, और खुशी खुशी जो है वो पेपर देना अटेम्प्ट करना है। और जैसा भी हो गया पेपर, वापस आकर जो है वो ज़्यादा मायूस नहीं होना, क्योंकि ये डिटरमाइन नहीं करती कि आपकी लाइफ किधर जा रही है, कैसे जाएगी। ये एक एक पेपर जो है वो उसके ऊपर बेस नहीं करता, वो सारी चीज़ें कंबाइनली मिलकर आपकी लाइफ का डिसीजन लेती हैं। तो बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में मिलेंगे नए पेपर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।